नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का नायक IAS एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करेंगे, जो कि एक गैर संवैधानिक आयोग है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं सांविधिक आयोग या वैधानिक आयोग भी इसे हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये विधि के द्वारा इसको हम कह सकते हैं इसका गठन किया गया है, या फिर विधि के द्वारा इसको बनाया गया है। अब बात ये आती है ऐसे कि जैसे हम लोगों ने बात की थी, हर राज्य के अंदर एक लोक सेवा आयोग जो होता है। अब जैसे राजस्थान के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग है, वह एक संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग वह होता है कि जिसका संविधान के अंदर उल्लेख देखने को मिलता है, यानी उससे संबंधित कुछ जो अनुच्छेद संविधान में दिए जाते हैं जहाँ पे उसका उल्लेख देखने को मिलता है। और इसका कोई भी संविधान के अंदर उल्लेख नहीं है, बल्कि ये क्या हो गया, यानी संवैधानिक नहीं है, बल्कि ये कौन सा हो गया, असंवैधानिक आयोग भी इसे कह सकते हैं, गैर संवैधानिक आयोग भी कह सकते हैं, वैधानिक आयोग भी इसे कह सकते हैं, सांविधिक आयोग भी इसे कह सकते हैं। विधि के द्वारा या फिर हम कह सकते हैं अधिनियम बना करके इसका गठन किया जाता है। ठीक है, तो बाकी इसके अंदर बहुत अच्छे से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो भी जिस प्रकार से सेकंड ग्रेड के अंदर पीछे वर्षों के अंदर जो पेपर बना है, उन्हीं के अकॉर्डिंग और नए पेपर जो बनेंगे उनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने है जो कि बहुत शानदार तरीके से सेशन को हम कह सकते हैं बनाया है। और इसी के साथ में हम कह सकते हैं कि आप मेरे साथ में शुरू से लेकर के एंड तक बने रहना। बहुत अच्छे से आज के सेशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं, और जहाँ भी आपको डाउट लगता है तो आप मुझे उसी वक्त कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है, तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये जो हमारा आयोग, ये एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में राजस्थान की पॉलिटी की अगर बात करें तो एक टॉपिक हमारा बच जाएगा। कौन सा रहेगा? विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा। ठीक है, तो पहले हेडिंग लगाओ। नया टॉपिक है RPSC का आपका टॉपिक जो कंप्लीट हो गया आयोग का, और ये नया हेडिंग लगाओ, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग। राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग, सॉरी, राजस्थान राज्य मानवाधिकार राज्य मानवाधिकार आयोग। क्या होता है मानवाधिकार? मानवाधिकार का मतलब मानव के अधिकार, यानी अब आम व्यक्ति को मानव के जो किस प्रकार से अधिकार जो हम कह सकते हैं प्रोवाइड है विधि के द्वारा, किस प्रकार से जो अधिकार दिए गए, ये सारे अधिकार मानव को प्राप्त नहीं होते, उनका ज्ञान नहीं होता। इसलिए क्या किया जाता है कि एक आयोग का गठन किया जाता है राज्य के अंदर, और उस आयोग के अंदर हम कह सकते हैं सदस्य व अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं भाई? जिनको हम कह सकते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, एक तरह से कानून के जानकार होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो उसका अध्यक्ष होता है, और अन्य न्यायाधीश भी उसके अंदर हम कह सकते हैं सदस्य होते हैं। बाकी हम सारी बात आगे हम करेंगे, योग्यता की बात करेंगे कि कौन इसमें अध्यक्ष बन सकता है। और अब उनको क्या होता है कि कानून का पूरा नॉलेज होता है, मानव के किस प्रकार से जो अधिकार दिए गए हैं विधि के द्वारा जो दिए गए हैं वो किस प्रकार से मतलब उसका उल्लंघन न हो, मानव के साथ किसी प्रकार का अत्याचार ना हो, तो इसलिए इस आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, और फिर दूसरी बात है कि मानव अकेला अगर उसके साथ में किसी प्रकार का अगर कोई अनहोनी अगर हो जाती है, या फिर कोई उनके साथ में अत्याचार करता है, तो अगर वह मानव का अधिकार उनको हम कह सकते हैं कि ये उसके साथ में अत्याचार हो रहा है, ये गलत है या सही है, तो इसका निर्धारण हम कह सकते हैं ये इस आयोग के द्वारा उसकी जांच की जाती है कि हाँ ये मानव का अधिकार है, ऐसा उसके साथ में नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए वो उसकी आवाज़ उठाते हैं और उसको हम कह सकते हैं उसका निवारण करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं, पहले हेडिंग लगा दी और उसके बाद में इस टॉपिक को, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि ये इस टॉपिक में क्या कहना चाहते हैं और किस प्रकार से इसके अंदर प्रश्न बन सकता है। पहले इसको समझने की कोशिश करें, उसके बाद में मैं जब आपको कहूँ उसके बाद में आपको नोट करना है। देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 यानी 1993 की एक अधिनियम था 1993 का,
उसी के द्वारा उस अधिनियम में एक धारा थी, धारा 21, उसके तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना की जाती है। और इसमें दो डेट देखने को मिलते हैं, एक तो गठन की और एक इसने काम शुरू जो प्रारंभ किया था, वो दो डेट देखने को मिलती है। दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे और दोनों डेट आपको अच्छे से याद भी रखनी है। यहाँ से प्रश्न अमूमन जो पीछे के प्रश्नों के अंदर बना है, लेकिन अब यहाँ से बनने वाला नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से इसको ध्यान में रखना है ताकि आगे की कड़ी आप अच्छे से इसमें समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं कौन सी अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। मानवाधिकार अधिनियम 1993 की। देखो इसमें पहले आप समझने की कोशिश करो। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कौन सा था? 1993 की धारा 21 के तहत। अधिनियम कब का था? 1993 का। और गठन, इसकी स्थापना की बात करें राजस्थान में की कब गई? 1999 के अंदर की गई। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। धारा 21 के तहत या फिर 21 के अनुसार राज्य सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर सकती है। ठीक है, किसके तहत करता है? यानी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत या के अनुसार राज्य सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर सकती है। कौन? राज्य सरकार आयोग की स्थापना कर सकती है। क्या यहां तक समझ में आया? कुछ डाउट? देखो बात क्या ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो एक विधि के द्वारा हम कह सकते हैं एक अधिनियम बनाया गया, एक अधिनियम जो 1993 का अधिनियम है, उसके अंदर कुछ धाराएं होती है। क्या होती है? उसके अंदर कुछ धाराएं होती है। जैसे हम बात कर सकते हैं, अगर ये संवैधानिक होता तो इसके अंदर जो संविधान में अध्याय होता है, उसके अंदर अनुच्छेद होता है, उसके अंदर क्या होता है? उसके खंड होते हैं। जिस प्रकार से इस अधिनियम के अंदर ये अधिनियम हो गया, उस अधिनियम के अंदर कुछ धाराएं होती है। और धारा 21 जो है 1993 का जो अधिनियम है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, जिसकी धारा 21 के अंदर किसी भी राज्य के अंदर हम बात कर सकते हैं जिसकी राज्य सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर सकती है। किसके तहत कर सकती है? धारा का ध्यान रखना, 21 के तहत कर सकती है। बाकी आगे धाराएं और भी इसके अंदर हम 5-7 धाराएं पढ़ने वाले हैं। किसके तहत हम कह सकते हैं इसका गठन किया जाता है और किसके तहत इसकी योग्यता की बात की जाती है, ये सारी बात हम इसके अंदर करने वाले हैं। ठीक है, और आवाज आ रही है ना आपके पास? ओके, फिर बात करते हैं। एक लाइन इसमें ये भी हम लिखते हैं कि देखो यहाँ से प्रश्न बिल्कुल आपका बन सकता है कि निम्न में से कौन सा एक सांविधिक आयोग है? निम्न में से कौन सा एक सांविधिक आयोग है? या फिर या पूछ सकते हैं कि मानवाधिकार आयोग है। प्रश्न कैसे बन सकता है? मानवाधिकार आयोग है, सांविधिक आयोग है, या संवैधानिक आयोग है, या फिर दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? ये सांविधिक आयोग है। ये चार बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सांविधिक भी इसे ही कहते हैं और वैधानिक भी कहते हैं, असंवैधानिक भी कह सकते हैं, गैर संवैधानिक भी कह सकते हैं। जो संवैधानिक नहीं है तो वो गैर संवैधानिक हो गया। ठीक है, तो इसको लिखिए इसमें, वैधानिक, सांविधिक, इसे सांविधिक, वैधानिक, गैर संवैधानिक और असंवैधानिक आयोग कहते हैं।
यहां तक समझ में आया? कहते हैं। देखो मूल रूप से ये दो नाम तो आप ऐसे याद रखना, गैर संवैधानिक और असंवैधानिक। ये थोड़ा सा क्या है कि सरल रूप है, इसलिए ये प्रश्न शब्दों से प्रश्न नहीं बन सकता। संवैधानिक वैधानिक और सांविधिक, ये दो पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि मानवाधिकार आयोग, या फिर इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसे है जो कि RSHRC भी कहते हैं, राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन। राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन भी इसे है जो कि कहते हैं। इसलिए ऐसे भी कह सकते हैं कि RSHRC आयोग है, सांविधिक है, ये संवैधानिक है, या इस प्रकार से आपका मतलब इसमें से राइट आंसर आपको चुन करके बताना होगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? मानवाधिकार आयोग सांविधिक आयोग है, या फिर इसे वैधानिक भी कह सकते हैं, गैर संवैधानिक भी कह सकते हैं, असंवैधानिक भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात कर सकते हैं इसका जो गठन है, यानी जो धारा 21 की हम बात यहाँ पे कर रहे थे उसको खोल करके हम पढ़ लेते हैं धारा 21 को। उसके अंदर किस प्रकार से राजस्थान का, हम तो सभी के लिए तो हम बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका गठन धारा 21 के तहत जो किया गया था, अधिनियम 1993 के तहत, उसके अंदर गठन कब किया गया था और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपना काम शुरू कब किया था। ठीक है, और किसके द्वारा इसका गठन किया जाता है, और इसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और अगर उनको हटाने की बात आती है तो राष्ट्रपति हटाता है, न कि राज्यपाल। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे रखा गया था, और जब इसकी स्थापना की गई थी उस टाइम इसके अध्यक्ष व सदस्य कितने थे, ये भी हम बात यहाँ पे करते हैं, और वर्तमान में कितने इसके अध्यक्ष व सदस्य हैं। ठीक है, मूल रूप से बात यहाँ पे करते हैं। चलो अब इसमें लिखो धारा 21, नहीं ऐसे लिखो गठन, गठन लिखो धारा 21। गठन धारा 21। ठीक है, अब धारा 21 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो दो बात यहाँ पे आती है। 1999 तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन होता है, और यानी स्थापना कह सकते हैं। काम इसने प्रारंभ 2000 में किया था, सन 2000 में, यानी 23 मार्च 2000 में, और 18 जनवरी 1999 के अंदर है जो कि इसमें अध्यादेश के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, इसमें लिखो धारा 21 के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है 18 जनवरी 1999 में अध्यादेश के द्वारा। लिखो इसमें धारा 21 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान राज्य मानवाधिकार के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है, का गठन 18 जनवरी 1999 में अध्यादेश के द्वारा। का गठन कब किया जाता है? 18 जनवरी 1999 में अध्यादेश जारी करके। अध्यादेश जारी करके। ठीक है, जिसने ऐसे लिख दो, जिसने कार्य प्रारंभ 23 मार्च, जिसने कार्य प्रारंभ यहाँ लिखता हूं ना, जिसने कार्य प्रारंभ 23 मार्च
2000 को किया। गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा गठन, राज्यपाल द्वारा। ठीक है, तो ये इतना लिखो। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और फिर लिख लो इसका मुख्यालय कहाँ पे रखा गया था, कहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी? जयपुर के अंदर। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, लिखो फटाफट लिखो, थोड़ा जल्दी। लिख लिया यहाँ तक? उसके बाद में धारा 22 पढ़ेंगे और उससे पहले आप यहाँ पे बात करते हैं ये किस प्रकार का आयोग है, कैसी संरचना है इसकी। भाई ये बहुसदस्यीय आयोग है। संरचना इसकी कैसी है? बहुसदस्य। बहुसदस्य का मतलब अगर एक सदस्य है तो वो एक सदस्य हो जाता है, एक से अधिक है, दो है तो मानो वो बहुसदस्य निकाय कहलाता है। ठीक है, तो इसकी संरचना लिखो आप। पहले इस मुख्यालय लिख दो। मुख्यालय कहाँ पे स्थापना की गई थी? मुख्यालय कहाँ रखा गया? मुख्यालय जयपुर। ठीक है, अब लिखो इसकी संरचना। यह बहुसदस्य इकाई है। यानी जब इसकी स्थापना की गई थी तब एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य, प्लस 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था कि इसमें एक तो अध्यक्ष होगा प्लस 4 सदस्य होंगे। फिर क्या होता है, एक हम कह सकते हैं मानवाधिकार अधिनियम, एक नया जो 2006 के अंदर बनाया गया था, उस अधिनियम के तहत इसमें कुछ हम कह सकते हैं इसके सदस्यों की संख्या को घटा करके और इसमें 2 कर दी। अब इसमें लिख दो वर्तमान, वर्तमान लिखो या फिर उसके बाद में लिख दो 2006 के अधिनियम के बाद में इसमें अध्यक्ष की संख्या, एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य। क्योंकि इसमें जो सदस्य अध्यक्ष कौन होते हैं, ये योग्यता की इसमें अगर बात करें तो योग्यता इसमें ये रखी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो चालू टाइम का हो सकता है, यानी वर्तमान का हो सकता है, तत्काल का जिस टाइम हम कह सकते हैं बनाते हैं उस टाइम का हो सकता है, या फिर सेवानिवृत्त हो सकता है। ठीक है, वो अध्यक्ष होता है। अब 4-4 सदस्य इतने कहाँ से लाए, इसलिए इसको थोड़ा छोटा कर दिया है। यानी 2006 का अधिनियम के तहत इसके सदस्य संख्या को घटा करके 4 से कहाँ पे ला के छोड़ा, दो सदस्य कर दिए, एक अध्यक्ष प्लस 3 हो जाते हैं ना कुल मिला करके। तो ये इसकी संरचना जो बना दी गई है। तो इसमें कोष्टक में लिख दो 2006 में संशोधन के बाद, ऐसे लिख दो 2006 में संशोधन के बाद। ये प्रावधान कब कर दिया गया था? 2006 में संशोधन के बाद, संशोधन के बाद या संशोधन करके। ठीक है, उससे पहले कितने थे, यानी जब इसकी स्थापना की गई थी तो 1+4 इसमें सदस्य संख्या रखी गई थी। ठीक है, यहाँ तक कुछ समझ में आया? कुछ भी डाउट? अब लिखो, एक हेडिंग लगा दो योग्यता की। योग्यता की मतलब यहाँ पे जो सदस्य और अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं, किसको चुने, क्या हम कह सकते हैं किसको इसमें नियुक्त किया जाता है। ठीक है,
तो पहले बात करते हैं अध्यक्ष पद के लिए। योग्यता की बात करते हैं इसमें। अध्यक्ष पद के लिए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखो इसमें यह है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, न्यायालय का सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड, सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश भी हो सकता है, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। इतना हाँ एक बार, क्योंकि इसको लाइन को जोड़ो, या वर्तमान, फिर लिखो। ये तो बात आ गई अध्यक्ष के लिए कि देखो हाई कोर्ट का हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान हो सकता है, और या फिर हम कह सकते हैं सेवानिवृत्त। अब इसी के अंदर लाइन को जोड़ो कि अगर जिला न्यायाधीश का है, सॉरी हम कह सकते हैं जिला न्यायालय का, अगर जिला न्यायालय की बात करें तो उसका सेवानिवृत्त या वर्तमान हो सकता है, लेकिन उसके पास में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगर जिला न्यायालय का अगर न्यायाधीश है हम कह सकते हैं, तो उसके पास में क्या होना चाहिए, कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तब जाकर के वो अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है ना। और ये बात है 7 वर्ष के अनुभव वाली जो बात है वो 2019 में संशोधन करके ये सिस्टम लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसमें लिख दो वर्तमान न्यायाधीश और या वर्तमान न्यायाधीश या जिला न्यायालय की अगर बात करें या जिला न्यायालय के सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश, या वर्तमान न्यायाधीश क्वेश्चन में लिख दो जिनके पास, ये बात ऐसे लिखो 2019 में संशोधन की बात, 2019 में संशोधन के पास पहले ऐसे लिखो जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश जिनके पास कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिनके पास कम से कम, अधिकतम हो सकता है, कम से कम वर्ष का अनुभव हो, वही बन सकता है अध्यक्ष, अनुभव हो। और अब इसमें लिख दो ये 2019 में संशोधन के बाद में संशोधन करके ये प्रावधान लागू किया गया कि अगर जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश अगर अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया जाता है तो उसके पास में कम से कम, कब किया जाएगा वो नियुक्त, क्योंकि उसके पास में कम से कम जिला न्यायालय के रूप में उसके पास में न्यायाधीश पद हेतु वो 7 वर्ष कम से कम पहले रह चुका होता है, तो उसको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और 1 मिनट में थोड़ा टाइम देख लेता हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? लिखो इसको फटाफट। फिर बात करते हैं एक सदस्य जो मानवाधिकारों का विश्लेषण करते हैं, जिसमें मनोनीत सदस्य होते हैं, जैसे एससी आयोग है,
और एसटी आयोग है, महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है। ये कैसे आयोग है? एक सदस्यीय मानवाधिकार आयोग है। लिखो इसको, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। फिर इसके बाद में नियुक्ति की बात करते हैं, जो कि धारा 22 के तहत की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और कैसे की जाती है? वो एक चयन समिति होती है, उसके द्वारा की जाती है। ऐसे अकेला राज्यपाल उसमें कुछ नहीं करता है। तो उसके बारे में बात करते हैं। लिख लिया यहाँ तक? अब लिखो, एक सदस्यीय आयोग की संरचना या फिर विश्लेषण, उसका बात करते हैं। एक सदस्य मानवाधिकारों का विश्लेषण। एक सदस्यीय मानवाधिकारों का विश्लेषण, मानवाधिकार आयोग का विश्लेषण। जिसमें कौन से हो जाएगी आपके? एससी आयोग है, एसटी आयोग है, ठीक है। विश्लेषण, ठीक है। इसमें लिख दो, 4-5 पॉइंट लिख दो। अच्छा, ऐसे लिखो, ये मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य। एससी आयोग है, और एसटी आयोग है, और उसके बाद में महिला आयोग, और अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है। ये लिख दो 4-5 लाइन यहाँ पे। लिख दिया? और उसके बाद में लिखो धारा 22। धारा 21 के बारे में गठन की बात कर ली, अब धारा 22 की बात करते हैं, जिसमें नियुक्ति के बारे में बात करती है। लिखो, नियुक्ति धारा 22 के तहत राज्यपाल के द्वारा नियम चयन समिति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति धारा 22 के तहत राज्यपाल द्वारा चयन समिति राज्यपाल के द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। राज्यपाल के द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। की सिफारिश, चलो इधर लिखते हैं, पर की जाती है। अब इस चयन समिति में कौन कौन होते हैं भाई? इसका अध्यक्ष कौन होता है, कितने सदस्य होते हैं इसके अंदर, बात करते हैं। देखो, एक तो उस राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है इस चयन समिति में होता है, और जो कि इस समिति का अध्यक्ष कहलाता है।
क्या कहलाता है। अब ये बात आती है यहाँ पे कि अगर उस राज्य के अंदर जिसमें मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है उसमें नियुक्ति की हम बात कर सकते हैं। तो नियुक्ति की बात आती है तो अगर उस राज्य में केवल विधानसभा है, केवल विधानसभा है तो 4 सदस्य होंगे। जैसे एक होगा मुख्यमंत्री, उस राज्य का मुख्यमंत्री, जो उस समिति का अध्यक्ष कहलाता है। किस समिति की बात करें हम? चयन समिति की। ठीक है, इस चयन समिति के अंदर एक मुख्यमंत्री होता है जो उस समिति का अध्यक्ष होता है, और एक गृह मंत्री होता है, राज्य गृह मंत्री। एक गृह मंत्री हो गया, और एक विधानसभा का अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, एक होता है विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता। ये 4 लोगों के द्वारा एक समिति जो बनाई जाती है, वही क्या करते हैं, मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, फिर बात आती है अगर उस राज्य के अंदर विधान परिषद भी है तो 2 सदस्य और उसमें जुड़ेंगे। वो 2 सदस्य कौन होंगे? 4 तो ये रहेंगे, प्लस 2 6 हो जाएंगे। वो होंगे एक विधान परिषद का सभापति हो जाएगा, स्पीकर, विधानसभा का स्पीकर हो जाएगा, और उसमें एक विधानसभा का प्रतिपक्ष का नेता। तो 2 और हो जाएंगे, मतलब 6 हो जाएंगे अगर विधान परिषद भी उस राज्य के अंदर है तो। अन्यथा राजस्थान के अंदर तो हमें क्या 4 लोगों का ही नाम याद रखना है। नाम मतलब हम कह सकते हैं उसको, यानी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और विधानसभा का अध्यक्ष और प्रतिपक्ष का नेता, 4 ही, क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, विधान सभा ये है केवल, है ना। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ तक लिख लिया आपने? अब लिखो, इसी के नीचे लिखना है, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं हम। इसमें लिखो केवल विधानसभा की दशा में, या फिर ऐसे लिखो पहले, विधानसभा की दशा में 6 सदस्य अध्यक्ष सहित, और विधान परिषद में, विधान परिषद अगर है तो 6 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित, और नहीं तो हम कह सकते हैं केवल विधानसभा की दशा में 4 सदस्य अध्यक्ष सहित होते। इसमें लिखो विधान परिषद में 6 सदस्य विधानसभा की दशा में, ऐसे लिखो विधानसभा के मतलब विधानसभा अगर है तो विधानसभा की दशा में, थोड़ा सेट कर देते हैं, विधानसभा की दशा में 6 सदस्य किसके सहित? अध्यक्ष सहित। ठीक है, और विधान परिषद की बात हो गई। अब लिखो विधानसभा में 4 सदस्य, विधान सभा की दशा में या विधानसभा में 4 सदस्य होते हैं, किसके सहित? अध्यक्ष सहित। अध्यक्ष सहित 4 सदस्य कौन कौन से बात करते हैं उनके बारे में? देखो, एक तो हो गया मुख्यमंत्री, जो क्या होता है इस समिति का अध्यक्ष। इस समिति का अध्यक्ष होता है। ये बात लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। ये सबसे बड़ा हम कह सकते हैं समिति का अध्यक्ष होता है। फिर सीधा लिखते हैं गृह मंत्री, ठीक है। और उसके बाद में आता है विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा प्रतिपक्ष का नेता। एक आता है विधानसभा प्रतिपक्ष का नेता। इनके द्वारा एक चयन समिति बनती है और वही उसका हम कह सकते हैं नियुक्ति करती है सदस्य अध्यक्ष की। और फिर इसमें तो अगर विधान परिषद भी है तो कौन जुड़ जाते हैं? विधान परिषद के संदर्भ में विधान
परिषद है तो कौन कौन और जुड़ जाएंगे? एक तो विधान परिषद, विधान परिषद का सभापति, क्योंकि विधानसभा में अध्यक्ष कहलाता है वही व्यक्ति वहाँ पे सभापति उपसभापति होता है वहाँ पे, इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है। परिषद का सभापति और एक कौन हो जाएगा? इसमें होगा प्रतिपक्ष का नेता। विधान परिषद में प्रतिपक्ष का नेता। क्या ये बात यहाँ तक समझ में आई आपको? देखो मैंने जो ऊपर एक चीज लिखी थी वही चीज यहाँ पे है। विधान परिषद अगर है जिस राज्य के अंदर तो 6 सदस्य इस चयन समिति में आते हैं, ठीक है, अध्यक्ष सहित। अब विधान परिषद की बात आ गई तो देखो उसमें राज्य का मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष और सभा का प्रतिपक्ष नेता, और विधान परिषद का सभापति और प्रतिपक्ष का नेता। अगर विधान परिषद भी है तो अगर वहां पे विधानसभा केवल है 4 होंगे, केवल विधानसभा है, तो राजस्थान में तो केवल विधानसभा है भाई, इसलिए ये इनका बात करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं, एक लाइन इसमें लिखो कि राजस्थान के संदर्भ में 4 सदस्य समिति का गठन होता है। राजस्थान में तो केवल विधानसभा है, लिख दो इसमें। राजस्थान के संदर्भ में 4 सदस्यीय समिति का गठन होता है। राजस्थान में 4 सदस्यीय समिति का गठन। राजस्थान में 4 सदस्यीय चयन समिति का गठन होता है। का गठन कोष्टक बंद, लिखो फटाफट से। उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं, कार्यकाल पढ़ते हैं, जो कि धारा 24 बात करता है कार्यकाल की। चलो लिख लो। आवाज आ रही है ना अच्छे से? आवाज वगैरह कोई इश्यू हो तो बता देना। चले, चलो लिखो कार्यकाल। कार्यकाल धारा 24 में उल्लेखित है, ठीक है। और इसमें कार्यकाल की बात करें तो लिखो वर्तमान में कार्यकाल क्या रहता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष पूर्ण। देखो 60, 62 सब में रहता है, लेकिन इसमें 70 वर्ष रखा गया है। वर्तमान में 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है जो पहले हो। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, ये बात कब की गई? 2019 में संशोधन के बाद। 2019 में संशोधन के बाद क्या अब ये बात करें
कि 2019 में संशोधन करके 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु मतलब उसका कार्यकाल की बात यहाँ पे की गई है। तो क्या उससे पहले क्या था? उससे पहले 3 वर्ष 70 ये चेंज करके, तो इससे पहले क्या था? इसमें इससे पूर्व की अगर बात करें तो 5 वर्ष या 70 वर्ष तक था। कितना था? 5-70। इससे पूर्व 5 वर्ष या 70 वर्ष था। 5-70 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 5-70 ये पूर्व का, और ये हो गया 3-17 जो कि वर्तमान की बात कर सकते हैं। ठीक है। और फिर इसमें लिखो आप त्यागपत्र, ये किसको देगा भाई? त्यागपत्र तो राज्यपाल को देगा, लेकिन इसको अगर हटाने की बात आती है तो राष्ट्रपति हटाएगा। और इसमें पुनः नियुक्ति की जा सकती है। जो मानवाधिकार आयोग होता है राज्य के अंदर, उसमें पुनः नियुक्ति की जा सकती है, बल्कि आरपीएससी में ऐसा नहीं होता है, वो एक संवैधानिक आयोग है। ये एकमात्र मान सकते हैं ऐसा आयोग है जिसमें पुनः नियुक्ति की जा सकती है, बल्कि वह लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। लिख दो इसमें, इसमें पुनः नियुक्ति की जा सकती है, पुनः नियुक्ति का प्रावधान है, पुनः नियुक्ति की जा सकती है, बल्कि वह लाभ का पद है, बल्कि वह लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। फिर लिखो त्यागपत्र किसको देगा? त्यागपत्र देगा राज्यपाल को। अध्यक्ष या सदस्य जो भी है राज्यपाल को त्यागपत्र सौंपते हैं। ठीक है। फिर हटाने की प्रक्रिया जो कि धारा 23 बात करती है। ये धारा हम पहले सीरीज वाइज भी पढ़ सकते थे, उसको सीरियल 23 पहले पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले कार्यकाल होगा तभी तो उसको हम कह सकते हैं हटाएंगे ना, इसलिए उसको ढंग से पढ़ा है थोड़ा। अब लिखते हैं हटाने की प्रक्रिया धारा 23 बात करती है, जो कि राज्य मानवाधिकार अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति ही हटा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, न कि राज्यपाल के द्वारा। फिर किस प्रकार से हटा सकता है? क्या अगर स्थिति अगर हो तो राष्ट्रपति उनको हटाता है। ठीक है। तो इस प्रकार में बात हम करते हैं कि हटाने के कारण क्या हो सकते हैं? कदाचार की भावना हो, यानी भ्रष्टाचार हो, असमर्थता हो, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो भी उसको हटा सकता है राष्ट्रपति। अगर वह अपना हाव भाव भूल जाता है, चित्त विकृत हो जाता है, पागल हो जाता है, तो भी उसको हटा सकते हैं। और ये बात इसमें की गई है कि पुनः नियुक्ति की जाती है, और लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। अगर लाभ का पद धारण भी करता है तो भी उसको राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है। फिर सेवा शर्तें पढ़ेंगे, वो जो कि धारा 25 उसके बारे में बातें करती है। तो पहले लिखो हटाने की प्रक्रिया धारा 23। हटाने की प्रक्रिया धारा कौन बात करती है? 23, यानी हटाने की प्रक्रिया जो धारा 23 के अंदर उल्लिखित है। अब इसमें लिखो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा, दिख रहा है ना, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा न कि राज्यपाल द्वारा।
आप सोचते होंगे कि भाई चयन समिति की सिफारिश पर उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, राज्यपाल को त्याग पत्र देते, तो भाई राज्यपाल हटा क्यों नहीं सकता? राज्यपाल इस पे हम कह सकते हैं इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकता, अपना हस्तक्षेप इस पे नहीं कर सकता, इस पे हटाने का काम राष्ट्रपति ही कर सकता है। ठीक है, और किस स्थिति में हटाता है, लिखो पहले ये एक लाइन लिख लो, फिर बात करते हैं किस स्थिति में हटाता है। देखो, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की एक जांच करवाई जाती है और उसके बाद ही हटाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे किसी के कहने से, वो कहते हैं ना किसी की सुनी हुई बात से हम यकीन नहीं कर सकते, तो उसके लिए बिल्कुल जांच की जाती है और उस जांच के दौरान अब सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा तो वो कोई गलत तो नहीं करेगा, उस पर विश्वास करके उसको हटाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद में हटाया जाता है, और किस किस कारणों से हटाया जाता है, हटाए जाने के कारण भी हम यहाँ पे लिखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात, यानी वो जांच होने के बाद पश्चात हटाया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की, या सर्वोच्च न्यायालय लिख दो, उसके बाद हटाया जा सकता है। अब लिखो हटाने के कारण, हटाने के कारण क्या हो सकते हैं? कदाचार की भावना, कदाचार या चित्त विकृत हो जाना, चित्त विकृत होना, दिवालिया घोषित हो जाना, दिवालिया घोषित होने के बाद में उसको हटाया जाएगा, दिवालिया घोषित, और लाभ का पद अगर धारण कर ले तो भी हटा सकते हैं, लाभ का पद धारण करना। ठीक है, यानी कदाचार हो गया, चित्त विकृत हो जाता है, दिवालिया घोषित कर हो जाता है तो भी, असमर्थता जताता है किसी भी काम में, तो उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, एक और लिख लो, असमर्थता। ठीक है, ये इसके कारण हटाए जाने के। और हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। क्या अपनी मनमर्जी से थोड़ी हटा सकता है, वो पहले जांच करवाएगा उच्चतम न्यायालय से, उसके बाद में उनको हटा सकता है, ये अगर कारण पाए जाते तो। ठीक है, और उसके बाद में धारा 25 पढ़ते हैं, जो कि सेवा शर्तों के बारे में बात करता है, वेतन भत्तों के बारे में बात करता है। लिखो, जल्दी लिखो थोड़ा। लिख लिया? चलो अब लिखो सेवा शर्तें। सेवा शर्तें,
ठीक है, धारा 25 सेवा शर्तों की बात करते हैं, धारा 25। और इसमें पहली बात एक लिख लो ये कि वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण, वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? राज्य की सरकार करेगी। और एक जैसे ही हम कह सकते हैं नियुक्ति हो जाती है, काम शुरू कर देता है, उसके बाद में अलाभकारी परिवर्तन उसका नहीं हो सकता, यानी कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता, नहीं किया जाता। कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं, मतलब नहीं किया जा सकता। अलाभकारी का मतलब उसकी सेवा शर्तों वगैरह में तोड़ फोड़ नहीं कर सकता। हाँ, उसकी सैलरी बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर लिख दो, अध्यक्ष का वेतन किसके बराबर होता है? मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। और अन्य सदस्यों का जो वेतन है वो उच्च न्यायाधीश के समान होता है। अध्यक्ष का वेतन किसके समान होता है? वेतन मुख्य न्यायाधीश के समान होता है। तो फिर अच्छी बात है भाई, अगर कोई मुख्य न्यायाधीश से क्या हो जाता है, अगर रिटायर्ड हो जाता तो यहाँ पे आ जाओ, फिर वापस से वेतन मिलेगा उनको 3 साल। अध्यक्ष का वेतन मुख्य न्यायाधीश के समान होता है। अन्य सदस्यों का वेतन अन्य सदस्यों का वेतन होता है उच्च न्यायाधीश के बराबर। उस न्यायाधीश के सम्मान होता है। कोई डाउट यहाँ तक? फिर एक लाइन इसमें और लिख लो। अब फिर आगे लिखो, प्रतिवेदन की बात करते हैं धारा 28 में। प्रतिवेदन धारा 28 राज्य सरकार द्वारा। प्रतिवेदन की बात कौन करता है? धारा 28 राज्य सरकार। प्रतिवेदन किसको देते हैं? राज्य सरकार। ठीक है, तो ये 28 तक धारा पढ़ी। अब बात करते हैं कि राजस्थान जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका कार्य क्या है? क्या कार्य है बताओ? देखो लिखो, यहां तक लिखो, पहले उसको समझते हैं। लिखो,
देखो अब हाँ कार्य हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। अब लिखो आप एक हेडिंग लिखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य, पहले हेडिंग लिखो, फिर इसके बारे में बढ़िया से समझते हैं, ताकि ऐसी स्थिति ला दूंगा कि लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग आयोग के कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं भाई, इसको किस प्रकार से काम करता है ये। देखो इसमें बात आती है ये कि ये एक प्रकार से सलाहकारी व परामर्श देने का काम करता है। किस प्रकार का आयोग है, ये सलाह देता है कि भाई इस प्रकार से हमारे जो मानव के अधिकारों का जो उल्लंघन होता है इसमें इस प्रकार से जांच करो। लेकिन ये जांच सरकार के लिए हम कह सकते हैं बाध्यकारी नहीं है। ये जांच सरकार हम कह सकते हैं ये उसकी सलाह माने ना माने ये कोई जरूरी नहीं है, उसकी बात सुने ना सुने ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जिस प्रकरण के बारे में हम कह सकते हैं मानवाधिकार आयोग ने है जो कि सरकार को बोला, और सरकार हम कह सकते हैं जबकि सरकार क्या करेगी, आयोग को बताएगी कि इस पे हम लोगों ने है जो कि क्या कार्रवाई की थी। मानो कि कोई आवाज़ उठाई थी मानवाधिकार आयोग ने, सरकार उस पर क्या काम किया था, ये काम उसको आयोग को बताएगा कि भाई हमने इस पे ये निवारण किया है, तो ये काम बताएगा जरूर। लेकिन उनकी सलाह मानना सरकार के लिए आवश्यक यानी जरूरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। और फिर बात ये आती है कि राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उसमें एक तो आपके जो राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन दोनों के अंदर जो भी विषय हैं उन पर अगर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है। समझ में आ रहा है, यानी राज्य का जो मानवाधिकार आयोग है वो राज्य सूची और समवर्ती सूची इनके अंदर यानी जो विषय है उन पर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है, ठीक है। और ये किसी भी संस्था, कोई भी संस्था केंद्र है या फिर कोई लोक सेवक का है, उसके विरुद्ध दंड या सजा हम कह सकते हैं मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है। लेकिन उसको दंड देना, सजा देना इसका काम नहीं है, ये नहीं दे सकता, उसके ऊपर जांच कर सकता है। यानी कोई केंद्र अगर मानव के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, कोई संस्था है जहाँ पे मानो कि कोई भाई जैसे कहते हैं ना कि कोई उद्योग में छोटे बच्चे काम करते हैं, कम उम्र के बच्चे काम करते हैं, नाबालिग बच्चे काम करते हैं, तो वहाँ पे उसकी जांच कर सकता है कि भाई यहाँ पे काम करते हैं या नहीं करते हैं। या फिर हो सकता है उस संस्था के द्वारा नाइट में काम करवाया जाता है, तो उसकी कठिनता से ये गहराई से जांच कर सकता है। या फिर कोई समाज सेवक है, कोई लोक सेवक है, वो व्यक्ति हम कह सकते हैं कि मानवाधिकार जो अधिकार है उनको उल्लंघन करता है, ठीक है, उनको क्षति पहुंचाता है, तो उनके बारे में ये जांच कर सकता है। बल्कि उसको दंड ये नहीं दे सकता, उसको सजा ये नहीं दे सकता, बाकी काम सरकार का होता है, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं कि राज्य की जो कारागृह यानी जो कोई जेल है, कोई बंदी गृह है, उनकी स्थिति का निरीक्षण ये कर सकता है तथा इसके बारे में सिफारिश भी कर सकता है कि भाई इस प्रकार से जेल में आप अगर रख रहे हैं, मानो कि कोई बंदी गृह है, कोई कैदी है, उसको जेल में रख रहे हैं, लेकिन उसका अधिकार है एक प्रकार से कि हम कह सकते हैं उसको 2 वक्त की रोटी उसको मिलनी चाहिए। हाँ, भरपेट नहीं हो सकती, वो कहते हैं ना कि भाई आधा चपाती या 2 रोटी जिस प्रकार से मिलनी चाहिए वो तो मिलनी चाहिए, ऐसे नहीं कि उसको रोज भूखा रखा जा रहा है। तो उस केस के अंदर ये क्या कर सकता है, उसके जो बंदी गृह वगैरह है उस स्थिति में ये निरीक्षण कर सकता है। उसका कौन कर सकता है, राज्य का मानवाधिकार आयोग उसका निरीक्षण कर सकते हैं और इस बारे में उसको सिफारिश भी कर सकता है कि भाई इस बंदे को आप खाना क्यों नहीं दे रहे हो, ये आप मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, ये इसका अधिकार है, इसको खाना मिलना चाहिए। हाँ, इसने जो भी किया है उसकी सजा आप दे रहे। लेकिन इसमें अगर बात करें तो इसके बारे में आप 2 चीज़ ऐसी बात आती है जिसमें मानवाधिकार आयोग हस्तक्षेप नहीं करता। एक तो न्यायालय में नहीं कर सकता, क्या बोलते हैं उसको भूल गया, हाँ, सेना से संबंधित अगर कोई ऐसी बात आती है तो उसमें नहीं कर सकता। मानो कि कोई फौजी है, अगर उसको उस्ताद बोलता है या फिर अधिकारी बोलता है कि आपको 2 दिन के लिए भूखा रहना है, हाँ, वो एक अलग बात है, क्योंकि फौजी एक हम कह सकते हैं ऐसी एक संस्था ही मानो जिसको
2 दिन के लिए भूखा रहना पड़ सकता है। अगर वो युद्ध लड़ रहे हैं कई जंगल में, लंबे चल रहे हैं कई दिनों से, तो उसका भूखा रहना पड़ सकता है। तो उस केस में मानवाधिकार जो आयोग है ये उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है ना। दूसरी बात यह है कि कोई लंबित मामला है, कई टाइम से पड़ा है, तो उस पर भी ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो बाकी हम आगे लिखेंगे, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं कुछ 4-5 लाइन। ठीक है, तो पहले इसमें लिखो, ये एक सलाहकारी व परामर्शकारी निकाय है। यह एक सलाहकारी व परामर्शकारी निकाय है। जो सलाह बाध्यकारी नहीं है, जो सलाह बाध्यकारी नहीं है, ऐसे लिखो, यह सलाह बाध्यकारी नहीं है। सलाह बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, जबकि सरकार इस बारे में उसको जवाब देगी कि हम कह सकते हैं, या जबकि सरकार आयोग को बताएगी रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की है। जबकि सरकार आयोग को बताएगी कि रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की है। ठीक है, और उसके बाद में बात आती है, और लिखो इसमें, और क्या काम होता है भाई इसका। राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सूची और समवर्ती सूची विषयों पर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर इसलिए हाँ, राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सूची व समवर्ती सूची विषयों पर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है। मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है। जांच कर सकता है। ठीक है, और फिर बात आती है कि किसी लोक सेवक या किसी संस्था पर वह मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है, बल्कि उनको सजा व हम कह सकते हैं नहीं दे सकते, दंड किसी प्रकार से नहीं दे सकते। ये किसी भी संस्था या लोक सेवक के विरुद्ध, ये किसी भी संस्था या लोक सेवक के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है। की जांच कर सकता है, बल्कि दंड या सजा नहीं दे सकता, लेकिन दंड या सजा नहीं दे सकता। इसी में लिख दो,
लेकिन दंड या सजा नहीं दे सकता। बल्कि दंड या सजा नहीं दे सकता। ठीक है, और एक लाइन इसमें और लिखो, राज्य की कारागारों बंदीगृहों की स्थिति का निरीक्षण कर सकता है। पहले इतना लिखो, नेक्स्ट पेज में लिखना पड़ेगा। राज्य के अंदर, यानी राज्य से संबंधित ये काम करता है, तो भाई राज्य के अंदर है ना, ठीक है, एक लाइन और लिखो, राज्य की कारागारों व बंदीगृहों की स्थिति का निरीक्षण कर सकता है तथा इस बारे में सिफारिश भी कर सकता है। चलें आगे, चलो इसमें लिखो, राज्य की कारागार है कारागृह क्या होता है, कारागार होता है क्या, या बंदी गृह का निरीक्षण भी कर सकता है। का निरीक्षण भी कर सकता है। इसके बारे में सिफारिश भी कर सकता है तथा इस बारे में सिफारिश भी कर सकता है। इस बारे में सिफारिश भी कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? और मानवाधिकार क्षेत्र में शोध है, अनुसंधान को प्रोत्साहित कर सकता है। ये भी किसका काम आता है? मानवाधिकार आयोग का होता है। मानवाधिकार के प्रति चेतना जागृत कर सकता है और इसमें यानी कोई उल्लंघन पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच कर सकता है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। कोई आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिससे अगर हम बात कर सकते हैं कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है और इनसे बचाव के उपायों की सिफारिश भी करना, ये इनका मानवाधिकार आयोग का काम है। और मानवाधिकार क्षेत्र में जो कार्य करने वाले संगठन है जैसे एनजीओ को सहयोग देना, ये इसका कार्य होता है। ठीक है, तो इसमें 2-4 लाइनों लिख लो आप। एक तो मानवाधिकार क्षेत्र में जो कुछ शोध हो रहा है, अनुसंधान, उसको प्रोत्साहित करना। मानवाधिकार क्षेत्र में शोध या अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, और एनजीओ जैसे को सहयोग भी देता है और मानवाधिकार के प्रति चेतना जागृत करता है। मानव के अधिकार के प्रति मानवाधिकार के प्रति चेतना जागृत करना किसका काम है? मानवाधिकार आयोग का।
और इसके बाद में लिखो आप है उल्लंघन, कोई अगर मानवाधिकार आयोग का अगर हम कह सकते हैं मानवाधिकार का उल्लंघन करता है तो स्वतः संज्ञान लेकर जांच कर सकता है। ऐसे लिखो, उल्लंघन पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच कर सकता है। स्वतः संज्ञान लेकर के जांच कर सकता है। ठीक है। और उसके बाद में लिखो आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिससे मानवाधिकार का उल्लंघन हो। आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिससे मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन हो रहा हो। मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा हो। तथा इससे बचाव तथा इससे बचाव के उपाय की सिफारिश करना। बचाव के उपाय की सिफारिश करना भी किसका काम है? मानवाधिकार आयोग का। ठीक है। और एक लिख लो, एनजीओ जैसे संगठनों को क्या करना? सहायता प्रदान करना या पीठ थपथपाना। मानवाधिकार क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठन मानवाधिकार क्षेत्र में मानवाधिकार क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठन क्वेश्चन में लिख दो एनजीओ को सहायता प्रदान करना, को सहायता या फिर सहयोग देना। ऐसे लिख दो, सहयोग देना। ठीक है क्या? ऊपर वाला ऐसे कर रहा हूं मैं। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। फिर आयोग की प्रणाली पढ़ेंगे हम कि एक वर्ष पुराना जो मामला है उसमें ये जांच नहीं करता है। ठीक है, कोई लंबित पड़ा मामला है तो उसको जांच ये नहीं करेगा। सॉरी, हम बात कर सकते हैं अगर पुराना 1 साल पुराना मामला है तो उसमें जांच बिल्कुल नहीं करेगा कि यार संभालो आप अपना। और सैन्य संबंधित मामलों की जांच नहीं कर सकता है, जो अभी मैंने उदाहरण देके आपको बताया था। क्योंकि ऐसे आम आदमी को अगर कोई भूखा रख रहा है, खाना नहीं दे रहा है या जेल में नहीं दे रहा है तो वो एक मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उस पर ये बात कर सकता है। बल्कि सेना के अंदर ऐसी कोई बात होती है, उसको भूखा रखा जा रहा है या फिर उसको तोड़ा जा रहा है, तोड़ा मतलब उसको बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम, उसको पीटा भी जाता है फौजी को तो कभी, है ना, और ज़बरदस्ती कुछ हो सकता है कि जैसे कुछ खिलाया भी जाता है। ठीक है, तो वो उसके हम कह सकते हैं जो काम करती है फौज उसी के अनुसार वो करवाया जाता है, तो वो एक मानवाधिकार का एक तरह से उल्लंघन नहीं है ना। तो उस पर ये काम नहीं करता आयोग। और बाकी हम बात करेंगे कल। तो आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं, फिर मिलते हैं साथियों एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए राम राम।